हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज तथा लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की विशेषताएं, भूमिका, कार्य एवं प्रकृति। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था लोकतांत्रिक समाज किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे समाजवादी समाज किसे कहते हैं। समाजवादी शब्द में जो समाजवाद शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति हुई है सोशियस, लैटिन शब्द है सोशियस, उससे इसकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है समाज। समाज से तात्पर्य सामान्य जो अपना समाज होता है वही होता है। और समाजवाद की जो अवधारणा है उसके अनुसार ये माना जाता है कि समाज में जो विभिन्न प्रकार की समस्या होती है उसको सुलझाने का, उसको सही करने का जो कर्तव्य होता है वो राज्य का होता है, अर्थात सरकार का होता है। समाज की उन्नति के लिए जो भी आवश्यक कार्य होते हैं उनके सारे कार्य सरकार या राज्य द्वारा किए जाते हैं। और समाजवाद की मुख्य अवधारणा है ना, वो यह है कि जो देश के जितने भी संसाधन होते हैं ना, आय के स्रोत, देश के जितने भी संसाधन यानी जो आय के स्रोत होते हैं उन पर राज्य का अधिकार होता है, यानी कि इस पूरे समाज का अधिकार होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। ये पूंजीवाद के विपरीत है। पूंजीवाद में क्या होता है, जिसके पास पूंजी होगी या धन होगा उसके पास संसाधन होंगे। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में देश के जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं ना उन पर समाज का अधिकार होता है। और समाज की रखवाली कौन करता है, सरकार। तो संसाधनों पर किसका अधिकार हो गया, सरकार का या समाज का। ठीक है ना। ये इसकी जो क्या ये सामान्य परिभाषा है। तो इसमें सबसे खास बात होती है सभी व्यक्ति इसमें एक समान होते हैं और राज्य की संपदा पर सभी का समान अधिकार होता है। और समाजवाद के जो प्रखर समर्थक है ना उसमें कार्ल मार्क्स प्रमुख है। जब भी कार्ल मार्क्स की बात आए तो आप इसका अर्थ समाजवाद से ले सकते हैं कि भाई ये कार्ल मार्क्स समाजवादी समाज के बारे में सबसे बड़े इसके प्रेरणाता थे, इसके समर्थक थे। अब पढ़ेंगे हम लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, इसमें है ये जो लोकतांत्रिक है वो तो लोकतंत्र की विशेषता ले लेता है, और समाजवाद है उसमें समाजवाद की विशेषता होती है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, राजनीतिक और सामाजिक लोकतंत्र होता है जिसमें सभी लोगों को बराबर भागीदारी मिलती है। और समाजवाद का से तात्पर्य है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद का एक अर्थ हुआ है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित विचारधारा है जिसमें राजनीतिक सामाजिक लोकतंत्र के साथ साथ उत्पादन पर समाज का समान अधिकार हो, इस पर यह बल देता है। इस विचारधारा में जो समाज की आर्थिक प्रणाली होती है ना उसमें उसको लोकतांत्रिक ढंग से प्रबंधन किया जाता है। और जब समाजवाद का जो उग्र रूप होता है ना, जो समाजवाद को और उग्र रूप से लागू किया जाता है तो उसे उग्र समाजवाद कहते हैं या साम्यवाद कहते हैं या मार्क्सवादी या लेनिनवादी भी कहा जाता है। और ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जो उग्र समाजवाद का विरोध है, साम्यवाद का विरोध है तथा साम्यवाद एवं पूंजीवाद का भी यह विरोधी है। और ये मुख्यतः नैतिकता पर बल देता है। साधन और साध्य दोनों में नैतिकता होनी चाहिए, साधन और साध्य दोनों में नैतिकता होनी चाहिए। राजनीति में लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। उद्योगों व उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण यानी समाज का इनका अधिकार होता है। उद्योगों और उत्पादन के साधन पर निम्न वर्ग का उत्थान किया जाता है, गरीबों का कल्याण किया जाता है। निर्णय निर्माण में या नीति निर्माण में सभी की भागीदारी दी जाती है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास होता है और अहिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में जो समाज में लोकतंत्र के गुणों के साथ साथ समाजवाद के गुण भी सम्मिलित होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में आए तो सबसे पहले आप ही लिखना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी समाज के गुण भी सम्मिलित होते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रकृति के साथ मिले हुए रहते हैं। उग्र समाजवाद के ये
उग्र समाजवाद के सारे गुण को इसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन साथ में लोकतंत्र को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ समाज में भी लोकतांत्रिक व सामाजिक मूल्यों को अपनाया गया है। यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, अवसर की समानता आदि। साथ में नीति निर्देशक तत्व भी हैं जो समान कार्य के लिए समान वेतन, लैंगिक समानता, उत्पादन के स्रोतों आदि पर बल देते हैं और प्रशासन में विकेंद्रीकरण की स्थापना करते हैं। और इसके अलावा अपने यहाँ गणतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक प्रशासन की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, अब हम जो सिलेबस का मेन टॉपिक है, लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति एवं भूमिका। तो आज की जो चैप्टर में इसमें हम सिर्फ लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की प्रशासनिक संस्थाओं की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के एग्जाम्पल है कि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है। यहाँ की सरकार तथा प्रशासन के कार्यों में वर्तमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। साथ ही सामाजिक असमानता भी यहाँ बढ़ी है। जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, अशिक्षा आदि बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। साथ में अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है। वहाँ घुसपैठ, शरणार्थियों का आना जाना लगा रहता है। वर्तमान में चीन और नेपाल ने जिस तरह से अपने को आँख दिखाई है, जिस प्रकार अपने नक्शे में छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये भी समस्याएं बार बार बढ़ती जाती हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार की जो सहायक संस्था होती है उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह इन सभी समस्याओं को ढंग से इनको निष्पादित करे या इसको सुलझाए। इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को आवश्यकता अनुसार समय समय पर ऐसी प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना करनी होती है जो सरकार को सहायता तो दे, साथ में सहयोग भी दे सकें, सहायता और सहयोग दोनों दे सकें। और ये संस्थाएं क्या विभिन्न प्रकार की होती हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की प्रकृति होती है। जैसे कि विधायी प्रकृति वाली संस्थाएं कौन सी है अपने यहाँ, जो विधान बनाती है। संसद है, राज्य की विधानमंडल है। न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्रकृति वाली कौन सी संस्थाएं, न्यायपालिका है, विभिन्न न्यायाधिकरण। कल्याणकारी प्रकृति की कौन सी संस्था है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। नियामकीय एवं पर्यवेक्षी प्रकृति की निर्वाचन आयोग, रेलवे बोर्ड। सलाहकारी प्रवृत्ति, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे सलाहकार बोर्ड। नियोजक प्रकृति यानी जो प्लानिंग करता है, पहले योजना आयोग था, वर्तमान में क्या है, नीति आयोग। ठीक है, और सलाहकारी व नियामकीय प्रकृति वाली कौन सी संस्था है, यूजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक आदि। तो इन प्रशासनिक संस्थाओं की अगर प्रकृति देखें, जैसे न्यायिक, अर्ध न्यायिक, नियामकीय, इनके आधार पर अगर देखें तो हमें इसकी भूमिका बहुत बड़ी व्यापक दिखाई देती है और इस सरकार के संपूर्ण क्षेत्र को घेरे हुए होती हैं। सरकार के सारे कार्य इनके द्वारा ही निष्पादित किए जाते हैं। प्रशासनिक राज्य को एक प्रशासनिक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अनिवार्य आवश्यक कार्य करती हैं। प्रशासनिक राज्य की स्थापना करने में इन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा साथ में ये राज्य की लोक कल्याणकारी प्रकृति को भी जीवित रखती हैं, कल्याणकारी भूमिका का निर्वाह करती है, नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है तथा निर्माण भी करती है। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य संस्थाएं एक लोकतांत्रिक समाज के अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं। ठीक है, अगले जो अध्याय है हम उसमें पढ़ेंगे लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। धन्यवाद।